भविष्य के सभी अध्यापक साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप भी भविष्य के होने वाले सारे के सारे क्या हो, टीचर हो, इसलिए आप सभी को भी हैप्पी टीचर्स डे। चलिए आज देखिए टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं वो है ईवीएस पेडागोजी का। इससे ठीक पहले मैंने आपको ईवीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस करवाए थे। पूरे ईवीएस पूरे पर्यावरण में से 50 सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रश्नों को मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब ईवीएस पेडागोजी से जो मुझे 50 सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे मैं उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपने वो वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो चैनल पर जा सकते हैं। इस वीडियो में भी हम ईवीएस पेडागोजी को कवर करने वाले हैं। पेडागोजी में देखा होगा आपने 15 नंबर की आती है और उसमें भी क्वेश्चंस कैसे होते हैं, काफी ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। तो पूरी ईवीएस पेडागोजी से 50 सबसे बेहतरीन प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सरकारी अध्यापक यूट्यूब चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, आपको इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसके बराबर में जो बेल आइकॉन बन के आता है उसको ऑल पर जरूर सेट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न तक पर। पहली वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका जवाब दीजिए नीचे कमेंट्स में। अच्छा, इसके अलावा मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सबके 10 में से 10 सही जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस कोई ज्यादा टफ नहीं है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बेहतरीन प्रश्न है। तो आपके 10 में से 10 सही जाने चाहिए और नीचे कमेंट्स करके मुझे बताना कि किस बच्चे के 10 में से 10 सही हैं। चलिए यहां पर देखिए प्रश्न पहला यह है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन बी, इसे विद्यार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन सी, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन डी, इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। अब देखिए नीचे कमेंट्स करके सबसे पहले अपना आंसर कर दीजिए और इसमें देखिए कि उद्देश्य नहीं है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। किसके संदर्भ में? सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में। तो सामाजिक विज्ञान जब हम पढ़ाएंगे बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में, तो इसमें से क्या चीज आप नहीं करोगे। देखिए ऑप्शन पहला देखिए। चलिए इसका आंसर मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, बच्चों को मुख्य शब्दावली। देखिए बच्चों को ना तो परिभाषा याद करानी है, ना ही आपको शब्दावली याद करानी है, ना ही आपको वैज्ञानिक शब्दावली याद करनी है। ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। ना ही आपको बच्चे को परिभाषा याद करानी है, ना ही उसको पाठ्यक्रम याद कराना है, उसको जो शब्दावली है वो भी याद नहीं करानी। इसके अलावा यहां पर एक पॉइंट और कई सारे प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा, वैज्ञानिक शब्दावली। तो शब्दावली कैसी भी हो, वैज्ञानिक हो चाहे कैसी भी हो, आपको याद नहीं करानी है। क्या कराना है, उसमें जो विचार हैं उन पर अभ्यास करवाओ, समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में आप बच्चे को बनने के योग्य बनाओ, संस्कृति अभ्यासों में जो भी विविधता है हमारी उसका सम्मान करने के योग्य बनाओ। तो चीजों को प्रत्यक्ष अनुभव करवा के बच्चे को पढ़ाना है। यहां पर आपको कुछ भी याद नहीं करवाना है। याद करवाना क्या है, नेगेटिव है। इस वजह से पहली वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। ऑप्शन ए, अब अपसारी चिंतन, बी मॉडलिंग, सी अनुकरण, अभिसारी चिंतन। चलिए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर बता दीजिए आपका क्या है इसका। देखिए यहां पर बात की जा रही है श्यामा की। श्यामा का जो निष्पादन है, निष्पादन कहते हैं परफॉर्मेंस, तो श्यामा की जो परफॉर्मेंस है कक्षा में वो सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि श्यामा कैसी है, टॉपर है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव है वो, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो उसका संकल्पना करने का जो चिंतन है वो कैसा है, अपसारी चिंतन है या फिर अभिसारी चिंतन है। देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है। जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनका चिंतन कैसा होता है, अपसारी। देखिए बालक दो तरह के होते हैं, यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। बालक दो तरह के होते हैं आपके, एक होते हैं सृजनात्मक बालक और एक होते हैं प्रतिभाशाली बालक, जो क्लास में टॉपर रहते हैं, जो हमेशा फर्स्ट आते हैं, चीजों को रट लेते हैं और चीजों को हमेशा मतलब क्या है, फर्स्ट आते हैं। और हमेशा एक चीज याद रखना, जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो अच्छे बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं।
जो सृजनात्मक बालक हैं, क्रिएटिव चाइल्ड हैं, वो अच्छे बालकों की श्रेणी में आते हैं। सृजनात्मक बालकों का चिंतन होता है दोस्तों अपसारी। प्रतिभाशाली बालकों का चिंतन होता है दोस्तों अभिसारी। अपसारी चिंतन में बालक क्या है कि कई सारे एक क्वेश्चन का कई तरह से आंसर दे सकता है। आप उसको प्रश्न घुमाकर भी पूछ लोगे तो फिर भी आंसर बता देगा। अभिसारी चिंतन में ये होता है कि जो अभिसारी बालक होता है प्रतिभाशाली, वो क्या करता है, चीजों को रटना ज्यादा बेहतर वो कर पाता है, वो चीजों को समझ नहीं पाता। जैसे इस बच्चे से आप पूछोगे कि 2 + 2 कितने होते हैं, तो ये बता देगा कि 4 होते हैं। फिर आप इससे ये पूछोगे कि बताओ बच्चों 4 किन किन संख्याओं को जोड़ने पर होता है, कौन कौन सी 2 संख्याओं को जोड़ दिया जाए कि 4 हो जाए, तो ये बालक प्रतिभाशाली बालक नहीं बता पाएगा। जो अपसारी बालक होता है उसका चिंतन एकदम खुला अंत वाला होता है, यानी कि उससे अगर आप पूछ भी लोगे कि बताओ 3 कौन कौन सी संख्याओं को प्लस करने पर आएगा, तो बता देगा 2 और 1। 2 और 1 को प्लस करने पर क्या आएगा, तो वो भी बता देगा कि 3। तो हर तरह से ये आंसर कर सकता है। और याद रखना, ये जो सृजनात्मक बालक है वो परंपराओं को तोड़ने वाला बालक की श्रेणी में इसको रखते हैं, यानी कि जो पुरानी परंपराएं हैं ये उनको तोड़ने वाला होता है क्रिएटिव चाइल्ड, है ना। प्रतिभाशाली इस चीज को नहीं कर पाता, इस वजह से जो बालक पुरानी परंपराओं को तोड़ता है उस बालक को कहते हैं सृजनात्मक बालक, है ना। तो दूसरे का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस प्रश्न को देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि स्तर कौन सा है, प्राथमिक स्तर है। आप पर्यावरण बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उस चीज का उद्देश्य क्या है, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। देखिए पर्यावरण की जो पढ़ाई है प्राथमिक स्तर पर, उसका एक ही उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर सी, कि जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वो उसके विद्यालय के बाहर जीवन से उसको संबंधित करके पढ़ाया जाए। उसी है ना, बाहर के जीवन से संबंधित करके कुछ चीज बच्चे को पढ़ाओगे तो वो ज्यादा जल्दी सीखेगा। इसको बोलते हैं हस्तपरक गतिविधियों का आयोजन करना, है ना। बालक क्या है कि कुछ चीजों को स्वयं करके देखे और जो उसके बाहरी वातावरण है उससे संबंधित करके उसको पढ़ाया जाना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, यही उद्देश्य है। तीसरे वाले का आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में, जैसे मान लीजिए आप एक टीचर हैं ईवीएस के, आप कक्षा में ईवीएस पढ़ा रहे हो और आप चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करा है आपने, आप बच्चों से बोला है कि बच्चों हम आपको चिड़ियाघर लेकर जाएंगे। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको घुमाने यानी कि बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में अभिभावकों को संतुष्ट करना, यानी कि आप उसके जो गार्जियंस हैं उनको संतुष्ट करना चाहते हो, उनको दिखाने के लिए, तो गलत है ये चीज। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराने के लिए, तो ये चीज भी गलत है। नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना, यानी कि बच्चे पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं उस वजह से आप उनको चिड़ियाघर लेकर जा रहे हो, तो ये भी चीज गलत है। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, यानी कि ऐसे अनुभव उनको उपलब्ध कराना जिसमें बच्चा सक्रिय रूप से भाग ले सके, सक्रिय रूप से होकर खुद से चीजों को देखकर सीखे, उसको बोलते हैं सक्रिय अधिगम अनुभव, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। 4 वाले का आंसर है 4, ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका। अब देखिए अगला, देखिए पर्यावरण की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्न उत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। एक टेक्निक एक टीचर के द्वारा अपनाई गई है। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आपके द्वारा एक टेक्निक अपनाई गई है जो है कक्षा में प्रश्न उत्तर करना। आप कक्षा में प्रश्न उत्तर करने वाली टेक्निक अपना रहे हो, तो ये क्या है, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हो आप, तो ये चीज तो गलत है। शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करना, तो ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसके सामने पी लिख लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव है। प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देना, कौशल को बढ़ावा देने के लिए आप कक्षा में प्रश्न उत्तर कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा है पॉजिटिव, लेकिन इसको होल्ड करके रखते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए आप कक्षा में डिसिप्लिन रखना चाहते हो, उसके लिए आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, तो ये चीज भी गलत है। तो देखिए यहां पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सीखने की जो भी जिज्ञासा है बच्चों में उत्पन्न करने के लिए, प्रश्न उत्तर जितना ज्यादा करोगे बच्चे की जिज्ञासा उस टॉपिक के प्रति उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो जिज्ञासा को उत्पन्न करने के लिए शिक्षार्थियों से प्रश्न उत्तर आप कक्षा में कर सकते हो, है ना। तो जैसे एक चीज और याद रखना कि विद्यार्थियों में कोई भी चीज आप उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो जिज्ञासा है चाहे वो रुचि है,
तो पढ़ाई के प्रति जो भी आप रुचि या फिर जिज्ञासा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हो वो हमेशा पॉजिटिव पॉइंट होता है, याद रखना। 5 वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप मानचित्रण बच्चों को पढ़ा रहे हो, यानी कि मैप आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, मानचित्रांकन पढ़ा रहे हो, तो ये किस कौशल को बढ़ाएगा? आपके बच्चों के किस कौशल को बढ़ाएगा? साफ सुथरा उनका रेखांकन हो जाएगा, वो गणना और अनुमान लगाने में ज्यादा सक्षम हो जाएंगे, माप के अनुसार चित्रण वो कर पाएंगे, या फिर सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी उनको हो जाएगी। बता दीजिए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। 6 वाले का आंसर क्या है? आप एक टीचर हो, बच्चे को मैप पढ़ा रहे हो, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। सापेक्ष स्थिति पता चलेगी उसको, दिशा का ज्ञान होगा कि किस तरफ कौन सी दिशा है, किस तरफ कौन सा देश है, उन सभी की स्थिति उसको पता लग जाएगी। तो इसी वजह से तो आप मानचित्रांकन पढ़ा रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि उनका साफ सुथरा वो करने के लिए पढ़ा रहे हो, या फिर वो गणना करना सीख जाएंगे, या फिर माप के अनुसार चित्रण करना सीख जाएंगे। तो ये सारी चीजें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 6 वाले का। एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? यानी कि आप एक टीचर हो, आप बच्चों को, अपने बच्चों को, कक्षा 5 के बच्चे हैं, उनको राजस्थान घुमाने के लिए ले जा रहे हो शैक्षिक भ्रमण पर। तो भ्रमण के दौरान आप बच्चों से क्या अपेक्षा करोगे? आप क्या सोचोगे बच्चों से? आपको क्या मिल सकता है? ऑप्शन 1 देखिए, यदि उनकी कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना, चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपनी अवलोकनों को बांटना चाहिए। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। 7 वाले का जो आंसर है वो क्या है? चलिए यहां पर आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। आप क्या करोगे? बच्चों का अवलोकन करोगे, यानी कि उनको ध्यान से देखोगे, उनकी जो भी एक्टिविटी हैं, जो भी टिप्पणियां हैं, आप उनको दर्ज करोगे, बच्चों और शिक्षकों के साथ फिर उनका अवलोकन को आप बांटोगे, है ना। तो ये चीज ज्यादा बेहतर है सभी में। आकाश के विद्यालय में एक विद्यालय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर कि विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना चाहता है, या फिर अभिभावकों को संतुष्ट करना है, या फिर विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना है, या फिर शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना है। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। आकाश के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, तो इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया जा रहा है। तो वो कौन सा उद्देश्य है? विज्ञान प्रदर्शनी करने का कौन सा उद्देश्य हो सकता है विद्यालय में? कि विद्यालय का वो अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, प्रसिद्ध करना चाहते हैं, तो ये तो गलत बात है। अभिभावकों को दिखाने के लिए, यानी कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो संतुष्ट हो जाएं, चलो अच्छा है हमारे विद्यालय में क्या है, विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, तो इस वजह से हो रहा है। तो अब ज्यादातर आपने देखा होगा सीबीएसई जो बोर्ड्स के जो विद्यालय होते हैं उनमें ज्यादातर यही होता है, पेरेंट्स को दिखाने के लिए कई सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं, विज्ञान प्रदर्शनियां, कंप्यूटर लैब्स होते हैं बड़े बड़े, लेकिन उनसे बच्चों को ज्यादा रूबरू नहीं करवाया जाता है ना। बच्चों को ज्यादा कुछ उनसे सिखाया नहीं जाता है। आपने देखा होगा कोई पूरा कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब में ले जाते हैं पूरा एक साल में एक बार दो बार। आप बताइए नीचे कमेंट्स करके, जैसे आपने बीएड या फिर बीटीसी किया है या फिर डीएलएड आपने किया है, तो आपके कॉलेज में कितनी बार आपको कंप्यूटर लैब में ले जाया गया है? बताइए कितनी बार आपको विज्ञान प्रदर्शनी करवाई गई है? नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, है ना। चलिए, तो विभिन्न व्यवसायों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए या फिर शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए। अब एक चीज आप याद रखेंगे हमेशा, कभी भी जहां पर क्रिएटिविटी वाली बात आए, सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि बच्चों के लिए कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है, तो क्या उपलब्ध कराया है? सृजनात्मक माध्यम, यानी कि क्रिएटिव वेज उसके लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, जहां पर भी सृजनात्मक चीजें बालक के लिए हो रही हैं, एक पॉजिटिव आंसर है ना। तो 8 वाले का होगा ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधि को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने इसका आंसर कर दिया, मान लो आप, उसने बाकी के जो 9 क्वेश्चन है उनका भी आंसर कर देगा। जो बच्चा इसका आंसर सही कर देगा उसके 10 में से 10 नंबर आएंगे आज। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए।
प्रकरणों के अंतर्निर्मित पुस्तक के अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में या फिर पाठ के अंत में। इसका देखिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। जो अभ्यास और गतिविधियां हैं, आप बच्चे को कभी भी पुस्तक से अलग नहीं रख सकते, उनको इकाई के अंत में नहीं करोगे, पाठ के अंत में भी नहीं रखोगे। जो अभ्यास और गतिविधियां हैं वो प्रकरण के अंतर्निर्मित होनी चाहिए, यानी कि प्रकरण यानी कि जो टॉपिक यानी कि जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो बच्चों को उसके अंदर होने चाहिए अभ्यास और गतिविधियां। तो 9वीं का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। 10 वाला देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, अच्छा इसका जवाब आप देंगे नीचे कमेंट्स में। जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो मैं आपसे पूछूंगा और उसका जो जवाब है आपको ही देना होगा नीचे कमेंट्स में, ठीक है। तो इसका जवाब आप नीचे दीजिए कमेंट्स में कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और उन्हें सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों की विचार को स्वीकार करना और उन्हें सम्मान देना चाहिए, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषता और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षकों को किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, इसका जवाब नीचे देंगे आप नीचे कमेंट्स में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।